तो स्वागत है दोस्तों आपका आज की वीडियो में प्रतीक रिव्यूज में। आज हम आपको कराएंगे 15 समाज के ऐसे सवाल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये बार बार आ चुके हैं और ये नए एग्जाम में भी ये आएंगे ही। भले ही किसी भी तरह से आए लेकिन हम आज का जो टॉपिक है हमारा समाज, उसके जरिए हम ये पूरा आज ये टॉपिक खत्म कर देंगे। ये सारे जो हमारे समाज के जो हमारे 6 भेद हैं, आज इनको हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ज़रिए आज पढ़ेंगे। तो पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, वो है 2 शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को क्या कहते हैं? समास, बी संधि, सी व्याकरण या डी विकार। तो ये बच्चों हमारा डी ट्रिपल एस बी प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 25/8/2013 में ये आ चुका है सवाल। तो देखते हैं बच्चों इसका उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों समास। इसका उत्तर सही हो जाएगा बच्चों समास। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्द को समास कहते हैं, ये आपको याद रखना है। और इसी को ही इन्हीं शब्द को हम क्या बोलते हैं? समासिक शब्द भी बोलते हैं, समासज भी बोलते हैं, समासज और क्या बोलते हैं, समासिक पद भी बोलते हैं। और इसके विग्रह को हम समासिक विग्रह भी बोलते हैं। तो आपको रुचि ये भी याद रखना है। अगला सवाल है बच्चों, फल फूलों में कौन सा समास है? फल फूलों में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्वंद्व समास या डी द्विगु समास। इसमें कौन सा समास है? तो बच्चों इसमें जो समास होगा हमारा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। इसके अंदर समास जो होगा वो होगा द्वंद्व समास। ऐसा क्यों? क्योंकि द्वंद्व समास के अंदर दोनों जो पद होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। और उनके जो बीच में या और ये कुछ भी आता है उसकी जगह क्या आता है? एक योजक चिन्ह आ जाता है। और कभी कभार ये शब्द एक साथ भी होते हैं। तो अभी जो हम द्वंद्व समास के अंदर जानने वाले हैं वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। इसके जो उदाहरण हैं वो उसके जो भेद हैं वो मैं आपको बता दूं। इसके अंदर 3 भेद होते हैं, जैसे समाहार द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और विकल्प द्वंद्व। ये 3 द्वंद्व समास के भेद हैं। इसके अंदर जो समास है वो हमारा है फल फूलों में। जो हमारा द्वंद्व समास कौन सा होगा? वो होगा इतरेतर द्वंद्व, क्योंकि इसके अंदर दोनों पद क्या है? प्रधान। दोनों पद क्या बोलते हैं? स्वतंत्र है। ऐसे ही अगर मैं बोलता यहाँ पर भाई बहन, माता पिता, तो उसके अंदर जो हमारे जो जो द्वंद्व समास का जो भेद होता वो होता हमारा समाहार, यानी कि एक समूह। जब जब से एक जो दो पद मिलके समूह बनाते हैं, तो ऐसे ऐसे समास के अंदर द्वंद्व समास बनता है। तो अगला देखते हैं बच्चों हमारा समास। समास का तीसरा सवाल है हमारा, हानि लाभ में समास कौन सा है? तद्भव समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास या द्वंद्व समास। बच्चों इसके अंदर भी योजक चिन्ह आपको दिख रहा है और दोनों पद आपको प्रधान नजर आ रहे हैं। तो ये हमारा जो समास होगा वो हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। अगला देखते हैं, प्रतिदिन शब्द में कौन सा समास आएगा? प्रतिदिन शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। तो प्रतिदिन के अंदर प्रतिदिन, देखो बच्चों जब भी शब्द आसान हो तो आप इसको ज्यादा अर्थ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब जब थोड़ा सवाल थोड़ा कठिन हो, जो पद थोड़ा कठिन मिले आपको, तो उसके अंदर आप अर्थ निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो हमारा अर्थ निकलता है वो क्या है? हर दिन या प्रत्येक दिन। जब भी ऐसा कोई आपको शब्द मिले जिसके अंदर पहला शब्द हमको आपको अव्यय मिले या कोई उपसर्ग जैसा आपको समझ आए, तो उसके अंदर हमारा अव्ययी भाव समास हो जाता है, जिसमें पहला पद प्रधान होता है। तो अगला समास देखते हैं। अगला सवाल हमारा जो है, राम राज्य में कौन सा समास है? राम राज्य में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, षष्ठी तत्पुरुष या रूपक। देखो बच्चों इसके अंदर जो हमारा समास होगा वो होगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष। अब ये कोई अलग से कोई समास नहीं, कोई अलग से कोई समास नहीं, ये तत्पुरुष का ही एक भेद है जो हमारे कारक चिन्ह के कारण से, जो हमारे जो कारक चिन्ह के संयोजन से बनता है। जैसे अब इसको मैं अगर इसका समास विग्रह करूं, तो सर इसका जो समास विग्रह बनेगा वो हो जाएगा राम का राज्य। यानी कि षष्ठी तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह है वो क्या होता है बच्चों? का। तो इसीलिए इसके अंदर जो हमारा समास बनेगा वो होगा हमारा षष्ठी तत्पुरुष।
अगला समास देखते हैं। अगर यहाँ पर केवल तत्पुरुष लिखा होता तो भी ये उत्तर सही होता। तो बच्चों हमारा जो अगला सवाल है वो है एक मैचिंग यानी कि मिलान करना है इसके अंदर। यहाँ पर समास दे रखे हैं और उसके उदाहरण दे रखे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम आसान वालों का ढूंढ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द्विगु, यानी कि पहला शब्द जो होना चाहिए, पहला पद जो होना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए, संख्यावाची होना चाहिए। तो इसमें ही है संख्यावाची द्विपय्या। और फिर देखते हैं हम अपना द्वंद्व, यानी कि सी का हमारा हो जाएगा एक, यानी कि सी के सामने हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, भला बुरा एक होना चाहिए। और फिर आता है तत्पुरुष। तत्पुरुष के अंदर हमारा होना चाहिए कि कोई कारक चिन्ह आए। तो यहाँ पर आ जाएगा तत्पुरुष बी का हो जाएगा हमारा फोर, यानी कि आराम कुर्सी, यानी कि आराम के लिए कुर्सी। तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा वो है हमारा, यहाँ पर हमने क्या बनाया था, हमने सी का बनाया था एक, यानी कि सी के सामने हमारा होना चाहिए वन। तो यहाँ पर भी वन है, यहाँ पर भी वन है। और जो हमारा बी का बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, बी का हमारा बनेगा फोर, यानी कि बी का फोर हमारा यहाँ पर। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी और किसी में नहीं दे रखा हो, इसमें दे रखा है लेकिन यहाँ पर ये लास्ट वाला गलत है। सिर्फ इन दोनों में ही सही है और इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो अगला देखते हैं बच्चों हम सवाल अपना। मैं आपको अगले सवाल में जाने से पहले आपको इसमें बता दूं, अव्ययी भाव का जो हमारा ए का एक बना वो क्यों बना। इसके अंदर कोई अव्यय भी नहीं है, ना कोई कारक चिन्ह है, तो ये कारक क्यों बना अव्ययी भाषा। तो बच्चों इसमें होता क्या है, इसमें कोई कारक चिन्ह नहीं है जबकि अव्यय क्रिया विशेषण रूप में प्रयुक्त होता है। इसकी यही खासियत होती है, यही विशेषता है कि इसमें जो समास है ना, वो बनने पर उसका रूप अव्यय हो जाता है। यानी कि एकाएक का मतलब क्या होता है, एक ही बार में अचानक जब भी कोई ऐसा भाव आपको दे, कोई ऐसा जो पद है जो आपको ऐसा भाव दे अचानक एक ही बार में, तो वहां पर हमेशा जो समास बनता है वो अव्यय भाव होता है। जैसे एक शब्द मैं आपको और बता देता हूँ, रातों रात, दिन दिन में, रात रात में, वह रातों रात अमीर बन गया। यानी कि एक ही बार में यहाँ पर जो रातों रात है, यहाँ पर जो समास है हमारा अव्ययी भाव समास आएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ना तो इसमें कोई कारक चिन्ह है, ना ही इसके अंदर कोई ऐसी कोई विशेषता है, तो इसीलिए इसके अंदर जो शब्द है वो अव्यय बन जाता है। और जिसके बाद वो उसको बदला नहीं जा सकता, और उसका जो अर्थ है वो सहसा या अचानक या एक ही बार में निकलता है। तो इसलिए इसका उत्तर जो हमारा अव्ययी भाव का जो बना है वो एकाएक बना है। ये आपको जानना चाहिए और ये जरूरी भी है। तो अगला सवाल हम देखते हैं अपना, पूर्व पद संख्यावाचक वाला समास है। यानी कि जो हमारा पहला पद होगा वो होगा हमारा संख्यावाचक। तो ऐसा समास कौन सा होता है बच्चों, ऐसा समास आपका होता है द्विगु समास। ये भी आपका बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है, एनबीएस टीजीटी का, 28 तारीख को 11वां महीना 2022, शिफ्ट वन का ये सवाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों सी, द्विगु समास। निम्नलिखित में समास की दृष्टि से असंगत युग्म, बच्चों ये हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए कि यहाँ पर पूछा क्या है। संगत यानी कि सही पूछा है या गलत पूछा है। ये बच्चे बहुत बार गलती कर देते हैं कि उसको नहीं देखते वो, कि वहां नहीं पूछा गया है, सही पूछा गया है या नहीं गलत पूछा गया है। तो यहाँ पर असंगत पूछा गया है, यानी कि गलत वाला पूछा गया है। तो हमारा गलत कौन सा उत्तर होगा, गिरिधर, कर्मधारय समास, ध्यान मग्न, तत्पुरुष समास, तिरंगा, द्विगु समास, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास। कौन सा समास इसके अंदर सही होगा। तो अब देखते हैं बच्चों, तिरंगा यानी कि तीन रंग के सम, यानी कि इसकी बिल्कुल सही है। पहला शब्द संख्यावाची है यानी कि द्विगु समास। यथाशक्ति अव्ययी भाव समास, यानी कि जितनी शक्ति हो सके, यानी कि यथाशक्ति, यहाँ पहला यहाँ शब्द यह अव्यय है तो ये बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास है। ध्यान मग्न यानी कि ध्यान में मग्न, समास विग्रह, सामासिक विग्रह पे हमें क्या मिल रहा है, एक कारक चिन्ह मिल रहा है में, तो ये भी सही है, तत्पुरुष समास बिल्कुल सही। गिरिधर यानी कि गिरिधर, गिरि का अर्थ है पर्वत, पहाड़, गिरिधर को धारण करने वाला। तो ये तो बहुविधि समास हो गया, क्योंकि ये दोनों शब्द जो मिलके, ये दोनों पद मिलके हमारा किसकी ओर इशारा करते हैं, श्री कृष्ण की ओर इशारा करते हैं। तो इसका उत्तर जो होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था बहुविधि समास, लेकिन यहाँ पर है कर्मधारय समास। तो इसलिए असंगत है, गलत है, और यही हमारा उत्तर सही है। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी में कौन सा समास है, बहुविधि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास,
या द्वंद्व समास। तो बच्चों देखो, अब इसके अंदर भी आपको पहला शब्द जो है संख्यावाची हो, तो संख्यावाची पद जब भी पहला होगा तो आपको बहुत ही आसानी से पता है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। अ, त्रिवेणी, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता दूं। त्रिवेणी का अर्थ होता है बच्चों, यानी कि संगम। त्रि यानी तीन, वेणी मतलब संगम, तो तीन तत्वों का संगम। जैसे आपने प्रयागराज में संगम सुना होगा, यानी कि तीन नदियां, तीन नदियों का सुंदर समागम या संगम, गंगा, सरस्वती और यमुना। तो इन तीन नदियों का वहां पर क्या होता है, संगम होता है, वे आपस में मिलती हैं। तो त्रिवेणी का मतलब होता है किसी भी तीन तत्वों का सुंदर संगम। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। तिमाही में समास है। तिमाही में समास कौन सा पूछा है, इसके अंदर द्वंद्व है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या कर्मधारय है। इसके अंदर कौन सा समास है? तो बच्चों इसके अंदर जो समास होगा वो हमारा होगा बच्चों द्विगु समास। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी यानी कि तिमाही, यानी कि पहला जो शब्द है हमारा, वो क्या दिखाता है, वह संख्यावाची है। तिमाही यानी कि महीनों में तीन महीनों में होने वाला, यानी कि वे समासिक पद जिसमें पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद संज्ञा हो, जिसकी विशेषता हो पहला पद बताता है, तो ऐसे समास को हम द्विगु समास बोलते हैं। ये बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम। प्रत्येक शब्द में समास, प्रत्येक शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु या कर्मधारय समास। तो प्रत्येक में बच्चों हमारा यहाँ पर जो समास बनेगा वो अव्ययी भाव समास बनेगा। ऐसा क्यों है? जब इसका हम समासिक विग्रह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, प्रति धन एक, यानी कि हर एक। तो इसके अंदर जो पहला पद है, जैसे हमने प्रतिदिन पढ़ा था, वैसे ही ये शब्द है, यानी कि हर दिन, यानी कि हर एक। उसी तरह से प्रत्येक, इसके अंदर क्या बनेगा शब्द हमारा, अव्ययी भाव समास बनेगा। अगला सवाल देखते हैं हम आपका। दिए गए शब्द का समास ज्ञात कीजिए। यथासंभव, यानी कि यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास। तो इसके अंदर जो बच्चों हमारा समास होने वाला है वो होने वाला है अव्ययी भाव समास। क्योंकि इसके अंदर जो पहला जो हमारा पद है वो है यथा, जो कि एक अव्यय है, और दूसरा है हमारा संभव, जो कि इसकी बताता है कि जितना संभव हो सके। यथा संभव का अर्थ क्या होता है बच्चों, जितना संभव हो सके। तो इसके अंदर जो हमारा उत्तर होगा वो अव्ययी भाव समास होगा। अगला सवाल देखते हैं। लौह पुरुष का सही समास विग्रह। तो लौह पुरुष का सही समास विग्रह कौन सा हो जाएगा बच्चों, लोह का पुरुष, लोहे का पुरुष, लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष, लोहा और पुरुष या पुरुष के समान लोहा। तो ये भी बच्चों लेटेस्ट सवाल है, लेटेस्ट जो पीआईटी में आया हुआ 2022 में। तो इसके अंदर लौह पुरुष का समास विग्रह हमारा जो होगा वो होगा बच्चों लोहे के समान कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। तो इसके अंदर जो बच्चों हमारा समास होगा वो क्या होगा, ये आपको हमें कमेंट में बताना है। और इसको आपको, इसका उत्तर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, लोहे के समान कठोर पुरुष। अगला सवाल है बच्चों हमारा, त्रिभुज का सही समास विग्रह है। तो बच्चों दो शिफ्ट में आया है ये, शिफ्ट 2 में और एक अलग डेट में, 30 तारीख को शिफ्ट 1 में। तो त्रिभुज का सही समास विग्रह, त्रि का भुज, भुजाएं हैं तीन, तीन भुजाएं या तीन भुजाओं का समूह। देखो बच्चों समास जो होते हैं वो ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे पद होते हैं जो एक अर्थपूर्ण शब्द हमें या पद देते हैं। तो त्रि का भुज, कोई अर्थपूर्ण भुजाएं हैं तीन, तीन भुजाएं। सबसे सही जो यहाँ पर हमारा जो बैठता है वो है तीन भुजाओं का समूह, यानी कि त्रिभुज, त्रिभुज। तो इसका आपको समास बताना है, कमेंट में आप बताना है इसके अंदर कौन सा समास। माता पिता में समास। बच्चों माता पिता में समास पूछा गया है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा हो कि उसके अंदर क्या बोलते हैं दोनों पद प्रधान हो, तो ऐसा समास हमारा द्वंद्व समास कहलाता है। तो आपको ये मैंने बताया था कि जब भी समूह वाला समास, जब समूह वाला द्वंद्व हो, समास हो, तो उसको कौन सा समास हो जाता है, समाहार द्वंद्व समास हो जाता है, क्योंकि ये समूह को दर्शाता है, एक साथ को दर्शाता है। आज के लिए बच्चों इतना ही।
आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, जिससे हम आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाएगी। और टेलीग्राम को ज़रूर आप विज़िट करना और जॉइन करना हमारे टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू।